टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देवली उनियारा क्षेत्र में प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में सीएम सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान की लोगों से अपील करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को टोंक जिले के देवली उनियारा के दौरे पर रहने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे सीएम। भाजपा के कई अन्य नेताओं की मौजूदगी भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा में होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अनीता चौधरी हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्य अभियुक्त गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, हालांकि स्थानीय जोधपुर पुलिस की तरफ से इस गिरफ्तारी को लेकर के पुष्टि नहीं की गई अब तक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने की बात अब तक सामने आई है। पुलिस ने हालांकि इस बड़ी गिरफ्तारी को लेकर के अभी तक पुष्टि नहीं की है। जोधपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। गुलामुद्दीन फारूकी इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना जा रहा है अब तक, और इसकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। अभी जानकारी ये सामने आ रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र के इलाके से इसकी गिरफ्तारी होने की बात सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जोधपुर से चंद्रशेखर फोन लाइन पर है। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर के इस वक्त? देखिए, बात करें तो जो एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया गया है कि जो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन है उसे पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले को लेकर जो डीसीपी राजर्षि वर्मा है उनसे मेरी खुद की बात हुई और उन्होंने इस खबर की पुष्टि करने से इनकार किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर और कई जो न्यूज चैनल्स है वहां पर इस खबर को वायरल किया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब ये देखने वाली बात है कि यदि गिरफ्तार किया है तो लाएंगे जोधपुर ही उसे, और कब जो है पुलिस इसका खुलासा करती है, या जो डीसीपी ने जो अपुष्ट बात कही है कि इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं मैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या मंशा है या वाकई गिरफ्तार नहीं हुआ, ये अब देखने वाली बात है। कल सुबह तक जो है सारा जो है मामले से पर्दा हट जाएगा। जी, अभी लगातार इस जघन्य हत्याकांड को लेकर के चर्चाएं तेज है। ऐसे में लोकल पुलिस अब तक कहां तक पहुंच पाई है? हाँ, देखिए, बात करें तो चूंकि डीसीपी ने पूर्व में ही बताया था कि कई टीमें गठित करके अलग अलग स्टेट तक जो है टीमें भेजी गई है, तो ऐसे में ये भी बात कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि एक टीम जो है महाराष्ट्र गई हुई थी। अब देखने वाली बात है कि वो उसकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, क्योंकि सारी अपुष्ट खबरें सामने आ रही है और पुलिस की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस खबर की पुष्टि नहीं की जाती है जब तक हमें खुद पुष्ट नहीं हो जाता कि गुलामुद्दीन गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। तब तक चंद्रशेखर, अब तक इस हत्याकांड को लेकर के कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? उनसे पूछताछ में क्या कुछ इनपुट पुलिस को मिला है? देखिए, इस मामले में अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को दस्तयाब करके पूछताछ की गई थी। उनमें से जो गुलामुद्दीन की पत्नी है, जो प्रमुख सह अभियुक्त है, उसे ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि सुनीता की जो सहेली है सुमन, अनीता की सहेली जो सुमन उर्फ सुनीता है, उसको जो है पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया था। शांति भंग की धारा में उसे गिरफ्तार किया गया था और जहां से फिर वो वापस उसे दस्तयाब किया गया है, फिर पूछताछ जारी है। कहीं ना कहीं जो ऑडियो वायरल हुआ था उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि ये मामला कहीं ना कहीं किसी और घटना की तरफ भी इशारा करता है, कई बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को पुलिस बहुत सावचेती से कदम उठा रही है कि कहीं गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद कोई फरार ना हो जाए या कोई सावचेत ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं जब तक उसे जोधपुर नहीं लाया जा सकता और जब तक पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर देती कि गुलामुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, तब तक ये सभी अपुष्ट खबरों की श्रेणी में ही आएगी। जी, लेकिन अनीता चौधरी के जघन्य हत्या को लेकर के जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अभी परिजन क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, परिजनों की बात करें तो परिजन की तरफ से पूर्व में ये संदेह जताया गया था कि चूंकि ये मामला जो पुलिस ने जैसे खुलासा किया था कि लूट के लिए की गई हत्या है, तो उसको लेकर जो है परिजनों ने स्पष्ट इससे सहमत होने से इनकार किया था। उनका कहना है कि ये मामला बड़ा है। तो ऐसे में जो अनीता चौधरी के परिजन है, उनका मानना है कि गुलामुद्दीन जब सामने आएगा तो कई और लोगों के नाम सामने आएगा और ये बड़ा सनसनीखेज मामला जो है बन सकता है। तो कहीं अब इंतजार है कि यदि गुलामुद्दीन गिरफ्तार हो जाता है, उससे जोधपुर लाया जाता है, तो किन किन लोगों की तरफ वो इशारा करता है और क्या क्या नाम सामने आते हैं, उसको लेकर तमाम लोगों सहित जो अनीता के परिवार के लोग हैं उनको भी इंतजार है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच जालोर के इलाके से बड़ी खबर मिल रही है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। अवैध देसी बंदूक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के कब्जे से अवैध देसी हथियार टोपीदार बंदूक पुलिस ने जब्त कर ली है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आरोपी शकूर खान निवासी कुशालपुरा जिसे गिरफ्तार किया उसकी तस्वीर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मुखबिर की सूचना पर एएसआई भैराराम मई टीम के जाब्ता पहुंचे। सरहद कुशालपुरा में ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के निर्देशन में नेतृत्व में टीम जो गठित की गई थी उसने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध देसी बंदूक के साथ एक आरोपी शकूर खान की गिरफ्तारी हुई है। शकूर खान के पास से टोपीदार बंदूक पुलिस ने जब्त कर ली है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसके पास ये अवैध हथियार कहां से आया, क्या इसका किसी गैंग के साथ नेटवर्क है। तो आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पूर्व राज परिवारों पर लिखे गए लेख को लेकर के राजनीति गर्मा गई है और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत प्रदेश के कई नेताओं ने राहुल गांधी के लेख में जो लिखा है उसकी निंदा की है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी जी के लेख पे तो मैं घोर निंदा करती हूँ। शायद उनको याद हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद राहुल गांधी राज परिवारों पर लिखे अपने एक लेख को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल में जिस तरीके से राजघरानों पर सवाल खड़े किए हैं, इसके बाद वे प्रदेश के कई नेताओं के निशानों पर आ गए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर उनके आर्टिकल को लेकर जोरदार हमला बोला। दिया कुमारी का कहना है कि उनका लेख निंदनीय है, जिसमें इतिहास से जुड़े तथ्यों का अभाव है। राहुल गांधी जी के लेख पे तो मैं घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने पूर्व राज परिवारों के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की, वो बिल्कुल ऐसी टिप्पणी है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्वत ली, राज परिवारों ने रिश्वत ली अंग्रेजों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को पनाह दी। ऐसी बात वो करते हैं, जबकि हिस्टोरिकली ये बिल्कुल सही नहीं है। उल्टा पूर्व राज परिवारों ने तो बहुत कुछ दिया है। जब हमारे देश का एकीकरण हुआ उस समय सबसे पहले पूर्व राज परिवारों ने ही अपनी संपत्तियां हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आगे बढ़कर गवर्नमेंट को दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख पर नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विश्वराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को या तो देश के इतिहास की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर वे ऐसे बयान देते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मार्च 1950 में जारी इंडियन स्टेट्स के व्हाइट पेपर में साफ तौर पर लिखा है कि राजा महाराजा और नवाब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं थे। राहुल गांधी जी ने अखबारों में जो कल बयान दिए हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। तो अंग्रेजी का जवाब मैंने ट्वीट किया है और जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने लिखा है, तो शायद उनको याद हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है या फिर वे जबरदस्ती और जानबूझ के गलत प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी
डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी राहुल गांधी के इस लेख पर आग बबूला है। राधा मोहन दास का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में राष्ट्रीय नेता को ऐसे बयान देते कभी नहीं सुना। किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और इसलिए मैं राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है, अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस लें और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें। अन्यथा संभवतः आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। वहीं ग्वालियर के शाही परिवार सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ए न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस नाम के अपने इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज में अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। बहरहाल अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी पर राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले नेता एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे रघु शर्मा के बयान की, जिससे प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में नेताओं की बयानबाजी और उस पर बदजुबानी होना भी लाजमी है। देवली में कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक सभा के दौरान पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ बीजेपी पर प्रदेश के विकास को ठप करने के अलावा उपचुनाव के बाद कत्लेआम करने के भी आरोप रघु शर्मा की तरफ से लगाए गए हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में खून लगा। 13 तारीख की बात कर लो, 13 को चुनाव है। 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले, ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रघु शर्मा की ये बयानबाजी साबित करती है कि प्रदेश में माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। टोंक के देवली में कांग्रेस उम्मीदवार कस्तूर चंद मीणा के समर्थन में भाषण देते वक्त रघु शर्मा शब्दों की मर्यादा भूल गए। पहले बीजेपी पर विकास की रफ्तार को रोकने के आरोप लगाए और फिर ऐसा बयान दे दिया जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। चुनाव की हार जीत तो लोग तय करेंगे, लेकिन ये बता दें कि हमने राजस्थान में विकास का क्या काम किया। मैं तो भगवान में पढ़ा हुआ हूं ना आपके। बेशर्मी से गया हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं नए जिले बनाने की बात करते तो समझ में आती है, लेकिन जो लकीर विकास की खींच दी गई आप उसको मिटाने के लिए निकले हो। और 23 तारीख का इंतजार है, 23 का भी छोड़ो आप, 13 तारीख की बात कर लो, 13 को चुनाव है। 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले। उपचुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नतीजे तय करेंगे, लेकिन जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बयानबाजी पूरे जोरों पर है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा के आरोप पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया और कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया है। इनके कार्यकाल में कांग्रेस के में हर स्टेट में दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान के। भारतीय जनता पार्टी का एक भी राज बता दो जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होते हो, कहीं खून होता हो। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, इनका दिमाग पगला गया है। बीजेपी उपचुनाव के बाद कत्लेआम करने वाली पार्टी है। रघु शर्मा के इस गंभीर आरोप पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रघु शर्मा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वास्तव में मैंने भी ये सुना है, उनका बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने रामगढ़ में या देवली उनियारा में मुस्लिम वर्ग को भड़काने के लिए इस प्रकार का बयान दिया। मैं सोचता हूँ कि निंदनीय है। किसी भी नेता को इस प्रकार इतने हल्के स्तर तक उतरना नहीं चाहिए।
बहरहाल 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, लेकिन टोंक के देवली में रघु शर्मा ने जिस तरीके से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, वो सियासत को सुलगा गया है। अब देखना होगा कि उनके बयान के बाद शुरू हुई सियासत कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो उपचुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता और संगठन के साथ स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है और मकसद सिर्फ एक है, 7 सीटों पर उपचुनाव की जंग को जीतना। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी जान, मंत्री, विधायक और सांसद प्रचार में जुटे। प्रदेश पदाधिकारियों को भी दी गई जिम्मेदारी। 11 नवंबर की शाम घड़ी जैसे ही 5 बजाएगी, उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब में बीजेपी सबसे आगे है, जिसने सत्ता और संगठन के साथ स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। प्रदेश भाजपा ने चुनाव प्रचार में 34 की संख्या में मंत्री, विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम जारी किया है। बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि संगठन और सत्ता के बीच बेहतर तालमेल, मंत्री सरकार की योजनाओं को तो पदाधिकारी रीति नीति को जनता तक पहुंचा रहे हैं और यही जीत का आधार है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों में बेहतर तालमेल बनाकर चल रही है, जिसके चलते उसकी जीत तय है। आग लगी है राजस्थान में, चुनाव हो रहा है राजस्थान में और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। अरे भैया, अपने घर का चुनाव तो जीत लो। तो यहाँ पतवार संभालने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ चुका है 18 से लेकर 23 तक इन 5 सालों में जितना शासन और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अब जनता उनको इसके लिए माफ़ नहीं करने वाली है। और इनमें से कोई भी नेता इस चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी नहीं है। एक तरफ जीत का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी दावा किया है कि पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कहीं भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। देख रहे होंगे जिस प्रकार से चुनावी माहौल के अंतर्गत 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनताओं में भी जिस प्रकार से पार्टी का माहौल है, और निश्चित रूप से 7 जगह हमारे प्रत्याशी जो कमल का फूल खिलने वाला है। और रही बात प्रवास की, स्टार प्रचारकों की, 7 विधानसभाओं में आप देखेंगे कि प्रतिदिन सभी के प्रवास लग रहे हैं, चाहे हमारे बड़े नेताओं के प्रवास भी लग रहे हैं, जो सामाजिक प्रवास है जातिगत वो भी लग रहे हैं, और मोर्चों के सम्मेलन भी चल रहे हैं। अब प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाला उपचुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां पर कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इधर बीजेपी अपने संगठन के बल पर जीत का दावा कर रही है। ये बात अलग है कि प्रदेश में इन उपचुनाव की सीटों पर जीत हार से किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टी की चुनाव जीतने की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी भीकाराम उर्फ विक्रम जालोर का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सलमान खान को धमकाने वाले शख्स पर शिकंजा।
कर्नाटक के हुबली से धमकीबाज भीखाराम गिरफ्तार। सलमान खान से फिरौती में मांगे थे 5 करोड़ रुपए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भीखाराम उर्फ विक्रम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फोन पर खुद को लॉरेंस का भाई बता रहा था। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी भीखाराम जालौर का रहने वाला है। आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की माने तो आरोपी 1.5 महीने पहले हावेरी टाउन आने से पहले भीखाराम बिश्नोई कर्नाटक में कई जगहों पर रह चुका है। आरोपी फिलहाल गौदर ओनी में किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को लगातार वॉच कर रहा था, जिसके बाद उसने अचानक मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वो एक दिहाड़ी मजदूर है और खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताया। ये भीखाराम से जलाराम है, जाकर का निवासी है। उसको कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने सलमान खान को धमकी देकर के फिरौती के रूप में 2 करोड़ रुपये आरोप साचो थाने वगैरह मामला दर्ज है पूरे में कोई? वो मेरे हल्के थाना क्षेत्र का रहने वाला है। क्राइम रिकॉर्ड देखा गया तो देखने थाना गया तो रिकॉर्ड से कोई प्रकरण नहीं। जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भीखाराम ने लॉरेंस के नाम से सलमान खान को धमकी दी, जबकि लॉरेंस गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फोटो अपलोड करता है। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी भी लगाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आरोपी भीखाराम ने धमकी में क्या कुछ कहा था। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या 5 करोड़ रुपए दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें मार देंगे। हमारा गिरोह अभी भी सक्रिय है। हम तो एकदम साधारण व्यक्ति है, हमारे साथ है। हमारा तो सहपाठी रह चुका है स्कूल में और हमारा पड़ोसी है। कितनी क्लास तक पढ़े हैं आप साथ साथ में? मैं तो पहली दूसरी में था, वो थोड़ा आगे था 7वीं 8वीं, क्योंकि सही था एकदम। ये तो क्या हुआ, हमने तो रिपोर्ट ये ऑनलाइन देखा तब पता चला। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताने वाला भीखाराम एक सामान्य परिवार से है और कर्नाटक के हावेरी थाना इलाके में मजदूरी करता है। लेकिन सलमान खान को जान से मारने और फिरौती मांगने के आरोप में वो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब आने वाले दिनों में उससे पुलिस पूछताछ करेगी ताकि सच्चाई खुलकर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर दिसंबर तक उनकी हत्या के आरोपियों को वापस भारत नहीं लाया गया तो सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। शीला शेखावत की सरकार को चेतावनी, गोल्डी बरार को भारत वापस लाने की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को 1 साल होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनके हत्यारों को भारत वापस नहीं लाया गया तो दिसंबर में करनी सेना सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्यारे कनाडा में बैठे हैं उनको बाहर से लाया जाए और लाने के बाद
या तो उनको फांसी हो या फिर एनकाउंटर। ये मांगे हमारी पहले से हैं और आज भी हैं। मैं इतना जानती हूँ कि हमें नवंबर या दिसंबर तक बोला गया है। नवंबर दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे और उनकी पहली पुण्यतिथि मनाएंगे। अदरवाइज हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो पहले भी सड़कें जाम की हैं और आगे भी कर देंगे, और आंदोलन करके सरकार क्या कोई भी हो सबको नाको चने चबा देंगे। वही करनी सेना है सुखदेव सिंह गोगा मेडी वाली, कोई भी इसको भूले नहीं। उदयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीला शेखावत ने कहा कि मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड कनाडा में बैठा है और उसे भारत लाया जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए। शीला शेखावत ने एक तरह से फिर से आंदोलन की धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पैतृक गांव में 5 दिसंबर को गोगा मेडी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के अनावरण की बात कही। पिछले 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी की हत्या हुई थी और अभी उनको 5 दिसंबर को 1 साल होने को आया है, तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम उनकी एक तो मूर्ति लगा रहे हैं और एक समाधि स्थल बना रहे हैं, ताकि जैसे लोग उनको आदर्श मान करके पहले चलते थे, आज भी अगर उनकी मूर्ति हमारे बीच में रहेगी तो छोटे से लेकर बड़े जो बच्चे होंगे, आदमी होंगे, सब उनकी प्रेरणाओं से आगे भी चलेंगे।